हेलो शेखर। हेलो। कल की क्लास में थे आप? थे। तो आपने वो पाइथन हमने सॉरी मतलब जो एचटीएमएल की चीजें हमने देखी थी उसमें आपको कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं, सब कुछ बढ़िया था। आपने ट्राई किया उसको? ठीक। हाँ, मैंने ट्राई किया। गुड। तो फिर मतलब पाइथन में और डीप सॉरी मतलब एचटीएमएल में और डीप डाइव करें या फिर हम सीएसएस पे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं चीजों को लेके? सर एक बार कल मैंने बैच सर ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो सर एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे के आगे कंटिन्यू करते, थोड़ा सा ओवरव्यू सर। ओके ओके, रखिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर करते हैं शुरू। स्क्रीन विजुअल है मेरी? यस सर। तो चलिए आज पूरा सब कुछ लेकर चलते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों को एंड देन बनाते हैं एक एचटीएमएल फाइल। जैसा कि हमने बताया था कि एचटीएमएल फाइल्स को बनाने के लिए सिंपली आप फाइल नेम लिख दें एंड डॉट एचटीएमएल लगा देंगे। तो हमने मान लीजिए हम बनाते इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंड देन एंटर। ठीक है। तो हमने ये कल देखा था कि जो हमारा एचटीएमएल होता है वो किसी भी वेब पेज का बेसिक से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। कि हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका जो लेआउट रेडी करते हैं हम लोग, चीज़ें कहाँ पे कैसी होंगी, कैसी दिखेंगी, कि इसका फॉन्ट साइज कितना बड़ा होगा, लाइक H1 H2 पैराग्राफ, और कौन सी किसकी पोजीशनिंग कहाँ पे होगी, सब कुछ का ये जो बेसिक लेआउट रेडी होता है ना वो हम लोग HTML से बनाते हैं। ठीक। तो मैंने ये भी बताया था, तो HTML है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। एंड देन इसकी जो फाइल्स होती है इसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है। सर थोड़ा स्क्रीन जूम आउट कर लेंगे सर। ओके। अभी जूम इन रहने देते ना, तो काफी चीजें काफी क्लियर दिखेंगी। ओके। तो हमने बताया था कि ये चूंकि डॉक्यूमेंट होता है HTML की फाइल्स, तो हमारी जो सबसे पहली लाइंस होती है ना उसमें हम डिफाइन करते हैं कि इसका टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो सबसे पहला जो हम लोग लिखते हैं डॉक टाइप, एंड देन ये इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन एंड या डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो ये हमारा जो डॉक टाइप है इसको हमने सेट कर दिया HTML। ओके। एंड देन हम लोग HTML का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो रूट एलिमेंट होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं HTML। HTML से सारी चीजें शुरू होती हैं और जो भी चीजें इसके अंदर होंगी उसी को ब्राउजर रीड करेगा एंड बाहर की चीजों को वो एज आउट प्रिंट कर देगा, बट वो HTML का पार्ट नहीं कहलाएगा। ओके। ओके सर। आप रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि, क्योंकि मैं स्क्रीन को वो मीटिंग का देख नहीं रहा, तो ताकि मैं आगे चीज लेकर चल सकूं तभी। एंड देन हमने बताया था जो HTML का बेसिक से बेसिक ब्लॉक होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है, देन रूट एलिमेंट जो कि हमारा HTML होता है, एंड देन हमारा एक और टैग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड। ठीक। हेड में हमारे कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, CSS फाइल लिंक होती है, स्क्रिप्ट्स होती हैं एंड मेटा इंफॉर्मेशन बेसिकली होता है इसमें। एंड देन फिर हमारा आता है बॉडी, एंड जो भी कंटेंट्स हमारे वेबसाइट पे विजिबल होते हैं वो सारे कंटेंट्स बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे बस वही कंटेंट्स वेबसाइट्स पे विजिबल होंगी। आप इसके बाहर भी लिख दे चीजें वो भी विजिबल होंगी, बट ये तरीका गलत है एंड ये रूल्स नियम कानून जो भी पाइप HTML का है उसके खिलाफ है। ठीक है। ओके सर। तो मैंने कल एक और चीज बताई थी, जो हमारा HTML होता है उसमें कुछ चीजें होती हैं लाइक टैग होते हैं एंड एलिमेंट होते हैं। सॉरी, एलिमेंट्स। ठीक। तो इन्हीं को ही टैग्स बोला जाता है एंड देन इसकी कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा एलिमेंट। ठीक है। पूरा HTML टैग एंड एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही चीजें बनी होती हैं। तो एक एक करके जान लेते हैं पहले रिव्यू में। जो टैग होता है हमारा, टैग इस इंडिविजुअल को बोला जाएगा, जैसे ये हेड टैग हो गया, ये HTML टैग हो गया, ये बॉडी टैग हो गया, एंड देन ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूडिंग इट्स कंटेंट, जो कि इस पूरे HTML को फॉर्म करने में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है। तो इस HTML पूरे डॉक्यूमेंट का ये पार्ट है, एक उसका एलिमेंट है। देन ये कंप्लीटली क्या कहलाता है, एलिमेंट। ठीक। एंड देन हमने ये भी देखा जो हमारे टैग होते हैं, टैग्स जो हमारे होते हैं
दो तरह के होते हैं। शेखर आप बताएंगे कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं हमारे? हाँ यस शेखर, सर। टैग्स अगर आप क्लास अटेंड किए तो आप बताएंगे कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं हमारे? सर 2 टाइप। शेखर कोशिश यस करिए सर, कि 2 टाइप के होते हैं सर। हाँ बताइए कौन कौन से। आपका इंटरनेट इशू है या फिर ऑडिबल नहीं है? हाँ हेलो, हाँ, अगर नेटवर्क इशू है एक तो आप मिनट सर, टाइप कर। इंटरनेट, एक मिनट सर, एक मिनट सर। अब ओके ओके ओके। वेट करते हैं थोड़ा उनके आने का। नितेश आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही स्विच? नहीं सर। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शेखर रिज्वाइन करते हैं फिर आगे लेके चलते हैं चीजों को। सर तो तक आगे कंटिन्यू कीजिए तक कि जो मैं कल क्लास नहीं किया था अटेंड कर। बस एक सेकंड। कंटिन्यू कीजिए सुवन सर आगे से अपन। ओके ओके ठीक है। तो जो हमारे जो टैग्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है एम्पटी टैग एंड देन होता है एक कंटेनर टैग, ठीक। तो जो हमारा एम्पटी टैग होता है उनका बस ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। एंड देन कंटेनर टैग, जैसा कि आपको पता ही चल रहा है, कंटेनर है कुछ जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होगा। तो जो हमारे ये टैग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारा हेड था HTML था, HTML यहाँ पे ऐसे ओपन हुआ, तो जो एलिमेंट्स जो टैग्स होते हैं उनको ओपन करने का तरीका होता है ये, एंड क्लोजिंग करने का तरीका होता है ये। जस्ट सिंपली आप इसमें उस टैग्स का नेम मेंशन कर लीजिए, लाइक P एंड देन यहाँ पे P। तो ये इसका ओपनिंग हो गया और ये इसका क्लोजिंग हो गया। तो जिन एलिमेंट्स का क्लोजिंग नहीं होता है उनको बोलते हैं हम लोग एम्पटी टैग, एंड जिनका ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग, ठीक है। और जो एम्पटी टैग होता है इसको हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेसिकली एक फॉर्मेट तैयार करें होता है स्टैंडर्ड तरीका। तो सॉरी मैंने एम्पटी टैग लिया, लाइक ये हमारा जो ब्रेक रो एक एम्पटी टैग होता है, ठीक है। तो इसको क्लोजिंग दिखाने के लिए हम लोग सिंपली ऐसे दिखा देते हैं, लाइक यहीं पे ये स्टार्ट हुआ एंड देन यहीं पे ये क्लोज भी हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और एम्पटी टैग। कोई कंफ्यूजन नितेश? सॉरी सर, वो नेट स्लो हो गया था सर, अभी हाँ मैंने कोई इशू बता नहीं। दिया। यस सर। हाँ 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 कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैंने रिव्यू करा दिया था, इनका छूट गया था कल का, तो उसको लेके चलते हैं। तो आप वो बता दीजिएगा लाइक हमारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। यस सर। कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन और आउट। नहीं, इनलाइन था एंड देन एक ब्लॉक, हाँ ब्लॉक लेवल। यस सर, ब्लॉक था और इनलाइन था। वेरी गुड। जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ये जितनी इनकी साइजिंग होती है या फिर जितना इसमें कंटेंट होता है वो डिस्प्ले पे उतना ही एरिया कवर करते हैं, ना कि और भी ज्यादा। लाइक अगर मैं यहाँ पे चीजें देखूं तो अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे हेलो लिख दिया स्क्रीन पे HTML के थ्रू, ठीक है, तो वो पूरी स्क्रीन का बस इतने ही जगह को कवर करेगा एंड देन रिमेनिंग इसके सेम कॉलम एंड सेम रो, यहाँ के बाद ये सेम रो पे इसके बाद से सारे स्पेस ये ब्लैंक छोड़ देता है। मतलब वो स्क्रीन एम्प्टी छोड़ देता है, मीन्स जो अगर कोई और भी कंटेंट आता है तो यहाँ से भी एडअप होके चीजें आ सकती हैं। बट जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना
वो एक बार में पूरा रो कवर कर लेते हैं, भले ही उनमें कंटेंट छोटे हों, इतने ही कंटेंट्स हो, बट ये एक रो पूरा कवर कर लेते हैं। उनको कहिए भाई हमारा पूरा एक रो है एंड जो भी कंटेंट्स आएंगे ना जस्ट उसके नीचे से आएंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो VS कोड को मैंने कल इंस्टॉल कराया था एंड देन हमने एक शॉर्टकट देखा था कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क अगर लिखते हैं तो ये VS कोड आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके दे देता है। डॉक्यूमेंट टाइप भी इसने मेंशन कर दिया एंड देन HTML का स्टार्टिंग एंड देन हेड टैग में इसमें कुछ चीजें इसने ऐड कर दी लाइक मेटा इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा कैरेक्टर सेट होता है UTF-8 जो कि फिलहाल का सबसे स्टैंडर्ड है एंड देन मेटा नेम एंड देन टाइटल इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बॉडी हमारी फिलहाल एम्प्टी है, इसको सेव करते हैं एंड एक्सटेंशन हमने डाउनलोड कराया था, नितेश आप कर लीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइव सर्वर। आप VS कोड के एक्सटेंशन स्टोर पे जाएंगे तो आपको सर्च करेंगे तो ये आपको किसी तरह के आइकन का दिख जाएगा, सिंपली आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड देन कोई भी आप HTML फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ नीचे कॉर्नर पे एक गो लाइव करके बटन दिख जाएगी एंड उस पर क्लिक करते ही ये ब्राउजर ओपन करेगा जिसमें HTML फाइल्स को लाइव रन करेगा। मीन्स आप जब भी कोई चीजें HTML में अपडेट करके जैसे ही सेव करोगे वो यहाँ पे उसको रिफ्रेश कर देगा। लाइक मैंने मुझे पैराग्राफ ऐड करना है, मैंने लिखा हेलो सॉरी एंड देन यस सर। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ सारी चीजें एंड द इंस्टेंट रिफ्लेक्ट हो जा रही है मेरे ब्राउजर पे, ठीक है। तो हमारा टास्क था इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को देखने का। तो पहले देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो हमारे पास हेडिंग ऐड करने के लिए H1 होता है, H1 मतलब हाईएस्ट साइज होती है हमारे पास, तो दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। तो देखिए एक ये था पैराग्राफ था, एक हेडिंग था एंड देन H1 था। ये हमने तीन चीजें लिखी एंड ये हर कोई देख रहे हैं आप, एक नए नए रो से स्टार्ट हो रहा है ये एक रो, जबकि यहाँ पे इसके बगल में ये सारी स्पेसेस खाली है, हेलो के जस्ट राइट से पूरा स्पेस खाली है, बट वो जो भी कंटेंट ऐड हो रहा है वो न्यू लाइन से आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की कवर कर ली स्पेसिंग। अगर मुझे उसको देखना है तो आप सिंपली एक CSS में अप्लाई करके अभी आपको एग्जांपल दिखा दे, लाइक बैकग्राउंड कलर एंड रेड, देखिए है ना, ये हेलो में कंटेंट्स तो इतना ही है बट ये जो स्पेस कवर कर रहा है यहाँ से लेके पूरी स्क्रीन जितना वो रो जा सकता है उसको कवर कर रहा है। एंड देन अगर हम यहाँ पे कुछ इनलाइन एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पैन, एंड मैं इसको हेलो लिखता हूँ, ये भी और ये भी दोनों का आउटपुट सेम आ रहा बट डिफरेंस देखिएगा। इसको मैं सी, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो इसने पूरा रो कवर किया, कंटेंट्स इतना ही है बट ये एक्सपेंड यहाँ तक कर रहा है इसलिए यहाँ तक इसका बैकग्राउंड रेड हुआ। बट जो स्पैन है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है तो इसको जितना कंटेंट था, देखो क्लियरली विजुअल है ना, हेलो जितना तक कंटेंट था बस इतने उतना ही स्क्रीन पे जगह ली एंड देन बाकी की चीज इसने ब्लैंक रख दी। तो अब जब कोई हम दूसरा स्पैन अगर ऐड करेंगे तो जस्ट उसी के बगल में आएगा, सी है ना। एंड लाइक अगर मैं जस्ट इसके बगल में फिर कोई अगर पैराग्राफ ऐड करूं जो कि मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एंड सेव करूं, लो ये तो नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि पैराग्राफ हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एंड ये एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे एक रो पूरा चाहिए, तो यहाँ पे तो दो एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं तो इसलिए इसने नए रो से स्टार्ट कर ली खुद को, ठीक है नितेश, समझ में आ? यस सर, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टास्क था वो था हम कि CSS पढ़ेंगे, ठीक है। तो HTML और CSS को मैं जल्दी से रिव्यू करके लेके चलूंगा एंड देन हम लोग जंप कर जाएंगे टेलविंड CSS पे क्योंकि वो रिएक्ट में हमारे लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं CSS होता क्या है। देखो जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, लाइक हमारा ये तो हमने एक वेबसाइट बनाई, कुछ है ही नहीं, कलरिंग भी नहीं है, कुछ डिजाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एंड देन हम किसी और वेबसाइट पे चले जाएं, कहीं भी कुछ भी, लाइक हाँ गूगल का ही है डिजाइन स्ट्राइप, है ना। देखो ये भी तो एक हेडिंग है बट देखो चीजें कितनी अच्छी दिख रही हैं, कलर्स हैं इसमें, काफी चीजें हैं, लोग पोजीशंस हैं, एनिमेशंस हैं, काफी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग CSS के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS
है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो CSS भी हमारी कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक स्टाइल शीट है जो कि HTML को स्टाइलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स को, टैग्स को हम लोग कलर दे सकते हैं, पोजीशनिंग दे सकते हैं कि कौन एलिमेंट किस कहाँ रहेगा डिस्प्ले पे एंड ऑल। ठीक है, तो हमारा जो CSS होता है HTML में वो 3 तरह से होता है, 3 टाइप्स होते हैं। शेखर, आपको कुछ आइडिया है इनके टाइप्स का? No, sir. यस सर। हाँ बताइए। सर इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। हम्म सर आई एम राइट? हम्म। एक और होता है ना, 3 टाइप्स होते हैं इसके। अच्छा चलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक्सटर्नल सीएसएस। तो इसके जो 3 टाइप्स होते हैं, पहला होता है हमारा इनलाइन CSS, एंड दूसरा जो टाइप होता है इंटरनल CSS, एंड तीसरा जो टाइप होता है एक्सटर्नल CSS। सब में प्रॉपर्टीज जो होंगी सब कुछ सेम ही होगा, बस इनको यूज करने का जो तरीका है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है कि हम लोग HTML में इसको कैसे एम्बेड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग इनलाइन CSS से शुरू करते हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो, जो हमारा इनलाइन CSS होता है वो रिटेन inside the tag within written inside the tag, जिसके थ्रू स्टाइल टैग के थ्रू स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया एट्रीब्यूट, तो उसको जान लेते हैं पहले। देखो, तो ये जो हमारा टैग्स होते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक हमको पैराग्राफ है, हमारा ये पैराग्राफ था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये पैराग्राफ सेंटर में दिखे। ठीक है, जो भी इसके टेक्स्ट हैं, तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है अलाइनमेंट, जिसको हम लोग अलाइन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर, देखो इसके जो भी पैराग्राफ है सेंटर में दिखने लगे। अगर मैं इसका लिखता हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट में आ गया। अगर मैं इसको लिखता हूँ राइट, तो इसके जो कंटेंट्स हो गए इधर राइट में आ गए। ठीक है, तो टैग के साथ एट्रीब्यूट्स आते हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं कि पैराग्राफ तो है, बट इसके साथ कुछ इसके कॉन्स्टेंट एंड प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई है जो कि उसके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करता है कि कैसे चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया, जो इनलाइन CSS है रिटेन इनसाइड द टैग, जो हमारा टैग होता है उसी के अंदर लिखते हैं, जो कि ओपनिंग होता है उसके अंदर, ना कि क्लोजिंग के अंदर। ठीक है, तो जो ओपनिंग होता है उसके अंदर लिखते हैं विथ बाई स्टाइल एट्रीब्यूट। तो सिंपली हमको लिख देना यहाँ पे स्टाइल एंड इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमने तो ये तो देख ली, अब हम CSS लिखे कैसे, कैसे लिखे भाई, हमको तो पता ही नहीं। ठीक है, तो इसका हम लोग सिंटैक्स जानते हैं, CSS का सिंटैक्स, कि अब हम जान तो रहे हैं कि लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा सेलेक्टर, एंड देन सेलेक्टर की बॉडी, एंड देन प्रॉपर्टी, सॉरी, एंड देन उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बेसिक सिंटैक्स है CSS को लिखने का। ठीक है, तो सेलेक्टर जैसा इसका नाम बता रहा है, तो सेलेक्टर मीन्स हमको CSS लगाना है, तो किस पे लगाना है, ये काम होता है सेलेक्टर का। ये उस एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है जिसपे हमको CSS अप्लाई करनी है। एंड देन प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इसके बिहेवियर को चेंज करेंगे, इसके लुक को, इसके कलर को, इसके फॉन्ट को, इसके साइज को, एक्सेट्रा जो भी होते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज, एंड उसकी वैल्यू कि हमको उसको क्या वैल्यू सेट करनी है, जो कि वहां पे उसमें अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा? यस सर। तो ये बेसिक हमारा सिंटेक्स होता है, यही है, ज्यादा इसमें कुछ कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्टर तो हम समझ चुके, अब हमको पता है कि हमको इस पैराग्राफ पे लगाना है। ओके, हमने तो इनलाइन यूज कर लिया, बट थोड़ा सा सेलेक्टर के बारे में जान लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमको आगे चल के और आसानी हो जाए। तो जो सेलेक्टर होता है हमारे पास, ये भी कई तरह के होते हैं, क्लास होता है, ID होता है, यूनिवर्सल होता है, ये सब हम लोग देखते जाएंगे।
ठीक है, तो इसको मैं अभी कमेंट आउट करता हूँ। हम लोग जब इन लाइन वाला पढ़ेंगे, इंटरनल सीएसएस पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, तो अभी इस पे आता हूँ। तो हमारा जो पता था, चूंकि हम क्या कह रहे हैं, इन लाइन सीएसएस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमको सेलेक्टर देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने तो इसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड है कि हम किस टैग पे अप्लाई कर रहे हैं चीजें, है कि नहीं? क्योंकि हम इसी टैग के अंदर सीएसएस लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चीजें इसी के लिए है, तो हमको सेलेक्टर की जरूरत ही नहीं। हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे प्रॉपर्टी एंड वैल्यू पे, एंड देन लास्ट में एक सेमीकोलन फॉर एंडिंग द स्टेटमेंट। ठीक है, तो लाइक एक प्रॉपर्टी होता है हमारा, हमको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, एंड देन कोलोन एंड देन उसकी वैल्यू। तो वैल्यू बैकग्राउंड कलर, तो जाहिर सी बात है कलर, तो कलर कुछ भी हो सकता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल लीजिए मैंने ब्लू दे दी, एंड देन सेमीकोलन, सेव करते हैं, बूम, आगे चीजें इंप्लीमेंट करें। एंड हाँ, बैकग्राउंड ब्लू तो हो गया, बट ये अब टेक्स्ट रीडेबल नहीं है ना, तो अब उसका टेक्स्ट का कलर भी बदल देते हैं हम लोग। ऐसे सही हो पाएगा ये, और कोई तरीका नहीं। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे कलर, एंड देन ये एक प्रॉपर्टी होती है कलर की, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं व्हाइट, एंड देन सेमीकोलन। हो गया, कलर चेंज हो गया ना। नितेश, आपको कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, अब एंड देन हम लोग फिर अब जंप करते हैं इंटरनल सीएसएस पे। इंटरनल सीएसएस, ठीक है, तो जो हमारा जो इंटरनल सीएसएस होता है वो हमारा रिटेन इनसाइड स्टाइल टैग, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो भी हम सीएसएस लिखते हैं इंटरनल, वो एक स्टाइल टैग के अंदर लिखा होता है। ठीक है, तो चलिए एक स्टाइल टैग बनाते हैं। इसका बेसिक परसेप्शन जो होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि हम लोग जस्ट बॉडी के अंदर एक स्टाइल टैग, जस्ट बॉडी जहाँ एंडिंग है या तो यहाँ, या फिर जहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रहा है या तो यहाँ, कहीं पे भी एक स्टाइल टैग आप लगा सकते हो। तो एंड में ही लेके चलते ताकि सारे कंटेंट्स हमारे नीचे हैं तो इजीली विजिबल हो। ठीक है, तो हमने एक स्टाइल टैग लगा लिया जो कि ये कंटेनर टैग है, जाहिर सी बात है दिख रहा स्टाइल का ओपनिंग, एंड ये हमारा क्लोजिंग, एंड देन एंटर, एंड देन सेलेक्टर। अब यहाँ पे चीजें अप्लाई होंगी हमारी सेलेक्टर वाली, सेलेक्टर एंड देन प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हमारा ये पैराग्राफ है, उस पर हमको सीएसएस अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज, अगर ये हेडिंग है मेरे, नीचे लेते आता हूँ ताकि चीजें क्लियरली विजिबल रहें। ओके, तो ये जो हेडिंग है हमको इस पर सीएसएस अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे चीजें लिख रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा, या फिर ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि जो भी मैं यहाँ सीएसएस लिख रहा हूँ वो इस हेडिंग के लिए है? तो उसी पर्पज के लिए आता है हमारा सेलेक्टर। तो ये कई तरह का होता है, क्लास होता है, आईडी होता है। तो जो क्लासेस होते हैं, हाँ सेलेक्टर, अब नॉइस आ रही, अभिषेक आप थोड़ा माइक क्लोज कर लेंगे प्लीज। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हमको जरूरत पड़ने लगी सेलेक्टर की, क्योंकि हमको नहीं पता हम किस एलिमेंट्स पे सीएसएस अप्लाई करने वाले, तो हम सेलेक्टर लेंगे। एंड देन ये मैंने बताया कई तरह के होते हैं, लाइक क्लास होता है, आईडी होता है, यूनिवर्सल होता है, एंड देन टैग होता है, और भी सारे होते हैं, लेके करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्लास। ठीक है, तो जो क्लास सेलेक्टर होता है उसको हम लोग डॉट बना के शुरू करते हैं। लाइक अगर हम सीएसएस में जाके कोई डॉट लगा दें एंड कोई वैल्यू लिख दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर क्लास। स्क्रीन विजुअल नहीं है सर, ज्यादा दिक्कत हो रहा है देखने में थोड़ा। जूम कर लो। यस सर। ओके, अभी ठीक है। थोड़ा सा और सर। यस सर। ओके, ठीक है,
तो अब क्लास से शुरू करते हैं। तो क्लास बनाने के लिए CSS में सिंपली हमको डॉट का यूज करना पड़ता है। तो जहां भी हम डॉट लगा के कुछ भी लिख देंगे, कोई भी कैरेक्टर, तो वो होता है हमारा क्लास। इसके अभी कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं कि लाइक आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं, डॉलर से शुरू नहीं कर सकते हैं, और भी सारी चीजें होती हैं, आप नेट पर देख लीजिए क्या। तो सिंपली हम लोग एक क्लास बनाते हैं, मान लीजिए हेडिंग, ठीक है। तो क्लास हेडिंग, तो ये हो गया हमारा सेलेक्टर, ठीक है, यही क्लास भी है। एंड देन ये हमारा बॉडी, CSS का कर्ली ब्रेसेस से शुरू हुआ, कर्ली ब्रेसेस एंड। एंड देन यहाँ पे हमारा आएगा प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज यही था कि हमको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंड देन कलर यूज करना है इसका टेक्स्ट का, तो हम लोग कलर का यूज करेंगे। तो हम फंट साइज के लिए अब देख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे फंट साइज एंड देन कोलोन एंड यहाँ पे एक वैल्यू, वैल्यू हम ले दे देते हैं 20 पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल्स आप लोग वाकिफ होंगे काफी, ठीक है। अब देखो मैंने इसको सेव किया, बट ये चीजें कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिर्फ क्लास बनाया, इसको यूटिलाइज नहीं किया। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा एंड देन मुझे इस पे लगाना था ना, तो मैं सिंपली आऊंगा, इस पे लिख दूंगा क्लास इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है उस पे इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। सेव करते ही देखा इसकी जो साइजिंग थी वो काफी कम हो गई। अगर मैं इसको 28 कर दूं, देखना इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं 2 कर दूं, काफी छोटा हो गया है कि नहीं। तो ये है तरीका हम CSS में कैसे क्लास बनाते हैं। एंड देन हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग एक आईडी बनाते हैं, ठीक है। तो आईडी बनाने के लिए हम लोग हैशटैग का यूज करते हैं। तो हैशटैग मान लीजिए मैंने लिख दी हैशटैग पैरा, ठीक है। एंड देन हमने लिख दिया मान लीजिए फंट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। चीजें तो कहीं अप्लाई होंगी नहीं क्योंकि हमने बस एक आईडी बनाई है, बट इसको यूटिलाइज नहीं किया। तो हम इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर एक पैराग्राफ बना देते हैं एंड इसको यहाँ पे सिंपली लिख देंगे आईडी इक्वल टू पैरा एंड दिस इज 40 पिक्सल, ठीक है। तो आप लोग इजीली आईडी एंड क्लास क्रिएट कर लेंगे अब तो। यस सर। ओके। यस सर। CSS में आप लोग जितनी सारी प्रॉपर्टीज को याद कर लें, ये ऐसी चीजें आप लोग एक बार भी देख लेंगे तो ये याद रहती है, ठीक है। एंड देन हमारा एक और होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसको हम लोग स्टार के थ्रू कहते हैं, ठीक है। तो स्टार मतलब पूरे HTML बॉडी में जो भी है एलिमेंट्स हैं उस पर सब पे अप्लाई करने के लिए। तो मान लीजिए मैंने टेक्स्ट, सॉरी, अगर मैं इसकी फंट का स्टाइलिंग चेंज कर तो उसको हम लोग बोलते हैं फंट फैमिली। एंड ये हमारे पास बहुत सारे फंट फैमिली है, कोई एक ले लेते हैं, देखते हैं एंड देन सेव। तो स्टार मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर, तो ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सब पे अप्लाई कर देता है ये सारी चीजें। तो होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। एंड देन हमारा एक और आता है टैग। टैग में सिंपली हम कुछ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट टैग का नेम मेंशन कर देते हैं। लाइक हमारे पास कोई H1 है एंड देन बॉक्स एंड देन हम उसका कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। देखो तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में, HTML के डॉक्यूमेंट में जितने भी H1 होंगे, क्योंकि हमने अप्लाई किया H1 पे, तो जितने भी H1 होंगे वो सब पे जाके उस क्लास को अप्लाई कर देगा। तो लाइक एक ये है H1 एंड देन H1 ये है। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी H1 होंगे ये बाकी ये वाली प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा सिलेक्टर्स वर्क करता है। और भी होते हैं चीजें, लाइक हम इन सिलेक्टर्स का यूटिलाइज करके हम और भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज कर सकते हैं। लाइक हमको किसी एलिमेंट के अंदर किसी एक ही चीजों को सिलेक्ट करना है, लाइक पूरे मेरे हो सकता है कि इसमें या फिर यहाँ यहाँ पूरे HTML डॉक्यूमेंट में मेरे पास बहुत सारे H1 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी में जो सबसे पहला है बस उसी पे चीजें अप्लाई हो, बाकी उसके बाद कोई है नहीं हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा बॉडी टैग। पहले मैंने सिलेक्ट किया बॉडी टैग को एंड देन H1। अभी भी दोनों चीजों पे अप्लाई हो रहा, क्यों? क्योंकि दोनों तो बॉडी के अंदर है। फिर उसका एक कॉम्बिनेशन आने लगता है लाइक ये, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पहले एलिमेंट्स को छोड़ेगा एंड देन उसके बाद जितने भी H1 दिखेगा सब पे अप्लाई कर देगा। अब एक सेकंड, अभी कहीं और रेड था क्या? हाँ,
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। लाइक बॉडी के अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड होंगे, लाइक अगर हमारा ये मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा कि ये जो ढेर सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं उसका अलग अलग मीनिंग होता है। लाइक बॉडी प्लस H1 BODY बॉडी एंड दिस मार्क एंड देन H1। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, सबका अलग अलग मीनिंग होता है इसमें सेलेक्टर्स का। एंड देन ये जो हमारा एक ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स है जिसको हम यूज करके कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करा सकते हैं। बॉडी प्लस H1, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। इसका ये होता है कि जो पहले एलिमेंट है उसको छोड़ेगा एंड देन बाकी सब पे अप्लाई कर देगा। अरे एक सेकेंड, कोई कंफ्यूजन लग रहा है। ये रहा हमारा एक हेडिंग एंड दिस इज द हेडिंग। ओके, चीजें वर्क नहीं करने लायक कोई इशू होगा मे बी क्लास क्लियर करने में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर होता है। बाकी थोड़ा सा मेरे कंफ्यूजन होता है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा इन चीजों को लेके। तो अब इस कल हमने एक फॉर्म बनाया था, तो आज चलिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं CSS का यूटिलाइज करके। एंड लाइक इस तरह से हम लोग चाइल्ड सेलेक्टर एंड यूनिवर्सल सेलेक्टर और पैराग्राफ सेलेक्टर का यूटिलाइज करेंगे ID क्लासेस का, और एक अच्छा सा फॉर्म बनाते हैं। तो एक फाइल बना लेता हूँ मैं, form.html एंड देन ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका पाथ भी चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स से फॉर्म। फिलहाल तो ये ब्लैंक है, सेव करते हैं। तो मैं एक फॉर्म टैग लूंगा, FORM। ठीक है, फॉर्म टैग हमारा बन गया। एंड देन हम लोग एक हेडिंग ले लेते हैं, लॉगिन। एंड देन हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, लॉगिन टू कंटिन्यू। ठीक है, एंड देन हमारे पास इनपुट्स होंगे कुछ, एक इनपुट फॉर द यूजर ID and another input for the username and a button to submit। ओके, तो हमारा बेसिक लेआउट रेडी हो गया। अब हम लोग स्टाइल टैग भी ऐड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग फॉर्म को एक क्लास दे देते हैं, लाइक क्लास इक्वल टू माई फॉर्म। ठीक है, अब देखना हम इस एलिमेंट्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमको ना क्लास देंगे ना ID देंगे, बट सारी चीजें हम लोग कर लेंगे बस इसी के थ्रू। देखते हैं कैसे। तो हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा उससे पहले, जो हमारा देख रहा ये जो कंटेंट है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस आ जाता है इनके बीच में, जिसको हम लोग मार्जिन एंड पैडिंग बोलते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहले बाय डिफॉल्ट में उसको हम चीजों को हटा देते हैं। तो हम लोग स्टार का यूज करेंगे एंड देन पैडिंग 0 कर देंगे एंड देन मार्जिन 0 कर देंगे एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, ठीक है, देखा सब स्पेसेस यहाँ के हट गए। तो ये जो इतना ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर प्लेट बेसिकली। तो इसके पर्पस ये होता है कि हमारा जो इसका डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग स्पेसिंग है उसको हम हटा दें, क्योंकि हम खुद से उसको स्पेसिंग देंगे, खुद से इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो पैडिंग और मार्जिन है, जब हम बॉक्स का मॉडल पढ़ेंगे ना, तब उसमें ये चीजों को समझ लेंगे। और ये बॉक्स साइजिंग भी तभी आपको बता दिया जाएगा। बॉर्डर बॉक्स एंड एक होता है हमारा कंटेंट बॉक्स, इनका काफी मतलब होता है, सबका एक एक मीनिंग है, समझा जाएगा इसको भी। तो फिलहाल इसको बॉयलर प्लेट को ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है फॉर्म बनाना। क्योंकि हम अभी बॉक्स मॉडल पे गए नहीं हो तो इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे काफी। तो मैं ये क्लास है, तो CSS में एक क्लास बनाते हैं, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया एंड देन डॉट लगाया, मैंने एक क्लास बनाया माई फॉर्म। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ये हेक्सा वैल्यू होती है, हमने दे दिया। ये देखो, जो हमारा फॉर्म है वो फॉर्म है, हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इसमें एक स्क्रीन पूरी जगह खाली। एंड देन हाँ, और एक और मैंने कल बताया होगा कि देख रहे हो ये इनपुट, ये बटन एंड देन ये सब कुछ एक लाइंस में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये लाइन बाय लाइन आए, है ना। तो उसके लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को बदलना होता है, जिसको होता है इनलाइन एंड ब्लॉक।
तो हम लोग आते हैं डॉट माई फॉर्म एंड माई फॉर्म के अंदर जो भी इनपुट टैग है, ठीक है, माई फॉर्म के अंदर जो भी इनपुट टैग है उस पर हमको अप्लाई करना है क्या, डिस्प्ले, लाइक वो उसकी जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक हो जाए, ना कि इनलाइन, ठीक है। देखो अब ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का पूरी स्पेस लेने लगा, है ना। एंड देन हम चाहते हैं सारे कंटेंट्स यहाँ सेंटर में आने लगे, तो सिंपली हम लोग दे देंगे टेक्स्ट अलाइन एंड देन सेंटर। देखो तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, क्योंकि ये जो पैराग्राफ ये हेडिंग था, ये हमारा पैराग्राफ था, एंड ये बटन था, ये बटन हमारा इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं इनपुट को भी अगर यहाँ से हटा दूं तो ये भी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा ब्लॉक हो मतलब ब्लॉक हो चुका है, तो एंड देन यहाँ से यहाँ तक इसने पूरी विड्थ ले ली है। पैराग्राफ हेडिंग है, पैराग्राफ भी पूरी विड्थ ले चुके हैं, बट वो उसके कंटेंट्स को अलाइन कर रहा है, बट इसमें जो इनकी विड्थ है इनपुट की ये फिक्स होती है, इसलिए वो सेंटर नहीं जा रहे। तो इसके लिए हम लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं इसका इनपुट का, बट उसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल, छोड़ो। हम लोग इसका हाइट एंड विड्थ ले लेते हैं। विड्थ मान लो मैंने दे दिया 500 पिक्सल एंड हाइट छोड़, हाइट हम कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, लाइक जैसा हमारा कंटेंट होगा। एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। देखो ये सेंटर आएगा, बट ये इनपुट नहीं आ रहा, इसका हम लोग विड्थ दे देते हैं 100%। 100% जो होता है, जो परसेंटेज एंड पिक्सल होती है, जो अलग अलग वैल्यूज है, जो पिक्सल होती है ना डिस्प्ले पे, आपकी जो पिक्सल्स हैं, देखा होगा ना डिस्प्ले की रिजोल्यूशन आती है 1280x800, 1950x30, तो ये जो होता है ना वो रिजोल्यूशन होता है, मीन्स उस डिस्प्ले में इसके हाइट और विड्थ में कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो एक जो पिक्सल होता है ना, 1 इंच का 1/96 होता है, 1/96 मतलब 1 इंच को आप 96 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो वो जो एक वैल्यू आ रही है ना, वही होता है हमारा पिक्सल, ठीक है। तो ये जो पिक्सल है ये फिक्स्ड वैल्यूज है, फिक्स्ड वैल्यूज इन द सेंस 500 पिक्सल है, तो इस स्क्रीन में यहाँ से लेके यहाँ तक 500 पिक्सल इसने देख लिया, एंड उसमें यहाँ तक को वैल्यूज लेके फिक्स कर दी, ये फिक्स वैल्यूज होती है। पिक्सल देख रहे हो, 500 पिक्सल है तो 500 पिक्सल ही रहेगा, बट ये जो हमारा 100% है, ये जो इस तरह की जो वैल्यूज होती है ना, इनको हम लोग रिलेटिव वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो विड्थ है 100%, ये जो परसेंटेज लेगा ना अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से, तो हमने किसका इनपुट दिया, विड्थ दिया हमने इनपुट का, तो ये जो इनपुट है वो इस फॉर्म के रिलेशन में 100% की चीजें लेगा, समझे। स्क्रीन तो हमारी बहुत बड़ी है, तो 100% के हिसाब से फॉर्म यहाँ शुरू होना चाहिए एंड देन यहाँ एंड होना चाहिए, वही तो हुआ 100% पूरी स्क्रीन का, नहीं, यह रिलेटिव वैल्यूज लेता है अपने पेरेंट के हिसाब से। तो जो इनपुट है, इनपुट का पेरेंट है फॉर्म, तो इस फॉर्म की जितनी विड्थ होगी वो उसी का 100% लेगा, तो फॉर्म की जितनी विड्थ उतना 100%, फॉर्म का आधा 50%। देखो अगर मैं इसको 50% कर दूं तो फॉर्म की जितनी विड्थ है उसके जस्ट हाफ में आ जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज भी देखते चलेंगे कि ये जो पिक्सल होता है हमारा फिक्स वैल्यूज होता है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज भी बोलते हैं, कि जस्ट का प्लस वो एकदम वही है तो वही है फिक्स वैल्यूज, एंड देन हमारी ये जो परसेंटेज होती है और भी सारी वैल्यूज हैं, लाइक RM, EM, REM एंड EM, ठीक है। तो ये हमारी जो कई सारी और भी चीजें LVH, DVH, बहुत सारी चीजें, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, ये सारी होती है हमारे रिलेटिव वैल्यूज होती हैं। तो 50% हमारा रिलेटिव है, तो फिलहाल इसको 100% ही रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर्म का विड्थ मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे स्क्रीन में आ जाए, ठीक है, ओके। एंड इसके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग मुझे लग रहा है चाहिए, तो भी यहाँ पे हमारा आता है मार्जिन, ठीक है। तो उनके बीच में मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए इनपुट, तो मैं मार्जिन दे दूंगा टॉप, देखो MARGIN मार्जिन, इस टाइप हो, अगर मैं दे दूं 10 पिक्सल, देखो ये हर तरफ से मार्जिन ले रहा है, एंड देन जैसे इसने लेफ्ट से सी चली मार्जिन इसने ले ली, तो बॉक्स की साइज तो 200 पिक्सल थी, यहाँ से इसने थोड़ा सा स्पेस लिया तो कंटेंट ओवरफ्लो करने लगा,
क्योंकि हमारे बॉक्स की साइज हमने क्या किया, फिक्स कर दी है, तो उससे ज्यादा उसकी साइज नहीं होगी, उसकी कंटेंट भले ओवरफ्लो कर जाए, इसको हम लोग ओवरफ्लो बोलते हैं। लाइक देख लो कंटेंट बाहर जा रहा है, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं हमें ओवरफ्लो। तो हमारा विड्थ जो हमारा फिक्स है, इसलिए चीजें ओवरफ्लो हो रही है, तो हम लोग मार्जिन थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखो बट हमने वैल्यू तो एक थी, तो अब मार्जिन में कई तरीके से वैल्यू दे सकते हो। मैंने 5 पिक्सल लिखा, तो ये जो 5 पिक्सल है ना, ये चारों तरफ से वैल्यूज को एडजस्ट करेगा, ताकि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। बट अगर मैं इसको हटाऊं, तो मुझे जरूरत थी कि इन दोनों के बीच में ही आए गैपिंग, मतलब टॉप और बॉटम स्पेसिंग ले, लेफ्ट राइट स्पेसिंग मुझे नहीं चाहिए। तो मैं लिखूंगा मार्जिन, ठीक है। तो इसमें मैं 2 वैल्यूज पहले पास करता हूँ, 0 पिक्सल एंड देन 10 पिक्सल, ठीक है। तो जब सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो वो चारों तरफ लेता है। जब हम 2 वैल्यू पास करते हैं तो जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप बॉटम की मार्जिन होती है। लाइक अगर हमारा ये इनपुट है, तो इनपुट से टॉप की मार्जिन एंड इनपुट से बॉटम की मार्जिन कितनी होगी, तो 0 है। एंड देन जो ये दूसरी वैल्यू होती है वो लेफ्ट एंड राइट को बताती है, तो इसने लेफ्ट से देखो और राइट से भी इसने मार्जिन ले लिया है, ठीक है। एंड देन अगर हम 4 वैल्यूज पास कर दें, ठीक है, तो जब 4 वैल्यूज पास करेंगे तो ये ऊपर से शुरू होता है, ठीक है। तो जो ये बॉक्स है हमारा, हम्म अगर ये हमारा कोई बॉक्स है, तो जो ये मार्जिन शुरू होगी, तो यहाँ पे पहली होती है पहली वैल्यू, देन दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू एंड देन फोर्थ वैल्यू, ठीक है। तो मार्जिन इस तरह से वर्क करता है और पैडिंग भी इसी तरह से वर्क करता है। फिर हम अभी समझेंगे इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो मान लो तो मुझे टॉप से मार्जिन लेना है, हाँ, तो मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल। फिर दूसरी वैल्यू थी राइट साइड, मुझे राइट से चाहिए नहीं। बॉटम, मुझे बॉटम से चाहिए नहीं, 0 पिक्सल। एंड मुझे लेफ्ट से भी नहीं चाहिए। देखते हैं, देखो आगे नहीं स्पेसिंग, ठीक है। इनपुट इनपुट दोनों, क्योंकि हमने ये जो माई फॉर्म लगाया इन दोनों इनपुट पे लगाया है, तो ये यहाँ से भी थोड़ी सी मार्जिन ले ली इसने। देखना लॉग इन एंड कंटिन्यू टू के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, एंड देन यहाँ पे भी, एंड देन ये बटन भी, तो बटन के ऊपर से भी तो थोड़ा सा चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो इनपुट है उसके बॉटम में भी एक मार्जिन दे देंगे, तो टॉप, राइट, बॉटम, तो आ गया स्पेसिंग, ठीक है। एंड देन एक और प्रॉपर्टी होता है हमारा, तो हम लोग उसको पैडिंग लगाते हैं बटन पे अपने। तो हम लोग लिखते हैं डॉट माई फॉर्म, एंड माई फॉर्म के अंदर जो भी बटन एलिमेंट है, ठीक है, माई फॉर्म के अंदर जो भी बटन टैग है उस पर हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं, पैडिंग। पैडिंग दे दी मैंने 10 पिक्सल। देखो एक वैल्यू दी है, तो जाहिर सी बात है चारों तरफ से लेगा। मैं 5 पिक्सल 2 वैल्यूज दूंगा, तो जाहिर सी बात है एक टॉप बॉटम की है, एक लेफ्ट राइट की है। एंड देन अगर मैं 4 वैल्यूज दूंगा, तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ किधर से मुझे ज्यादा चाहिए, किधर से कम, तो सारी चीजें होती हैं। एंड देन समझते हैं कि मैं पैडिंग और मार्जिन में फर्क क्या है। देखो अगर ये हमारा कोई बॉक्स है, मान लो बटन ही है, ठीक है, तो जो हमारी ये जो मार्जिन होती है ना, जो मार्जिन होती है ना, ये इस बॉर्डर के बाहर से चीजों का स्पेसिंग होता है, ये सब इस बॉर्डर के बाहर का, ठीक है। एंड देन जो हमारी पैडिंग होती है, अगर इसके बीच में हमारा कोई कंटेंट है ये, ठीक है, अगर ये बीच में इसका कोई कंटेंट है, तो जो पैडिंग होता है वो इस बॉर्डर और इस कंटेंट, ये बॉर्डर और इस कंटेंट, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो होती है हमारी पैडिंग। समझ में आया नितेश? नितेश कहाँ है आप? अमित? हाँ बोलिए। अच्छा नितेश चले गए क्या कहीं पे? शायद। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई? हाँ होगी।
ठीक है, ओके। तो रिस्टार्ट करते हैं, फिर हमारा आउटपुट किधर गया? हाँ, तो ये हमारा बटन था एंड देन इनके बीच की जो इसमें स्पेसिंग एंड पैडिंग है, इसमें पैडिंग सेट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि फॉर्म के नीचे से थोड़ा सा स्पेसिंग मुझे मिल जाए, तो मैं बटन में एक मार्जिन सेट कर सकता हूँ, मार्जिन बॉटम। मान लीजिए मुझे 4 वैल्यूज नहीं देनी है, तो मैं डायरेक्ट मार्जिन यूज कर सकता हूँ एंड उसका डायरेक्शन दे सकता हूँ। तो मैंने दे दिया 10 पिक्सल, सॉरी। ठीक है, तो इसने यहाँ से स्पेसिंग ले ली। एंड देन अब एक और तरीका है कि हमारा ये जो पूरा फॉर्म है उसके अंदर का ये सारे कंटेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ इनके बीच में भी गैपिंग आए। ठीक है, तो उस चीज को सॉर्ट करने के लिए सिंपली हम जाएंगे फॉर्म में एक पैडिंग दे देंगे। तो सर एक क्वेश्चन है सर। ये सर मेरे दोस्त ज्वाइन किए थे पाइथन का बैच, क्या सर हम मैं भी पाइथन का सर बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल। तो सर पाइथन क्लास कब से है सर? पाइथन की क्लास 7 से 8 अभी चलेगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में लिंक शेयर कर दी जाएगी आपको। ओके, थैंक यू सर। आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, पढ़िए, पढ़िए ओके पढ़ेंगे थैंक तो यू। अभी तो अच्छे काम करेंगे, ओके बड़े सर। बड़े। ठीक है, तो अब तक के लिए कोई कंफ्यूजन है आपको? नो सर, ऑल क्लियर। ओके, CSS समझ में आया, प्रॉपर्टीज इसकी और सिंटैक्स इसका क्या होता है, एंड क्लास एंड आईडी कैसे क्रिएट करते हैं? यस सर। सर अभी तक तो सर थ्योरी हम लोग पढ़े थे, जहाँ पढ़ते थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता, बट सर आज यहाँ पे मतलब आप कोडिंग के फॉर्म में सब समझा दिए, काफी अच्छे से क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ, हमारा मेन मोटिव यही है कि हम कोडिंग करके चले और वही सीखे जो हम लिए जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये मेन पर्पस था कि हम लोग आईडी क्लास बनाना सीखे एंड प्रॉपर्टीज को यूज करना सीखे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी सारी चीजें मेन फोकस करेंगे, हम लोग फ्रेमवर्क्स पे फोकस करेंगे ताकि हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो। तो उससे पहले हमारा कोर नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर सिंटैक्स CSS का जानते हैं, CSS कैसे वर्क करता है, तो आप फ्रेमवर्क भी यूटिलाइज कर लेंगे जब आपको गाइड किया जाएगा, है कि नहीं? यस सर। सर मेनली सर मेरा मोटो है कि सर इस ट्रेनिंग में जुड़ा हूँ ताकि 2-3 प्रोजेक्ट सर मैं आप लोगों के साथ बना लूँ, ताकि सर आगे मैं अपने प्लेसमेंट के लिए सर देख सकूँ सर। अरे बिल्कुल, आपको प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे। आप अभी बेसिक्स क्लियर करिए, फिर ये महीने के एंड में आपको जरूर एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो कि आप एक फ्रेमवर्क यूटिलाइज करोगे। यस सर। और मैं सर चाहूंगा कि सर जेस्ट टेक ना मुझे इंटर्नशिप भी मिल जाए सर आगे स्किल्स। आप रेगुलर क्लास करिए, अटेंड करिए, इंटरेक्टिविटी बढ़ाइए, आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर तो हो ही रही है। देन आप अच्छे स्टूडेंट रहे तो आपको जरूर स्कॉलरशिप मिलेगी ओके एंड थैंक देन यू सर। इंटर्नशिप भी मिलेगी, इसकी श्योरिटी है। ओके सर। ओके ठीक है सर, तो फिर आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। होप कि सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, अच्छे से समझे हो आप। यस सर। अगर कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर। ओके ठीक है, फिर आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। तो आज हमने CSS तो पढ़ ली, बट कल से हम लोग टेलविंड शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर।